स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं कैपेसिटर के रिगार्डिंग और पोटेंशियल के रिगार्डिंग वो कवर कर लिए होंगे। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम कवर करेंगे कॉमन पोटेंशियल। इसके बाद हम कवर करेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब हम एक कंडक्टिंग स्लैब को डाल देते हैं या फिर डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके कैपेसिटेंस के अंदर, और बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उसके लाइक उसकी पोटेंशियल, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका चार्ज, इसके रिगार्डिंग भी हम पढ़ेंगे कि जब उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं या फिर उसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तब उस पर फ़र्क क्या पड़ता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो देखिए कॉमन पोटेंशियल होता क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो स्फेरिकल कैपेसिटर हैं, सपोज टू बी कंडेंसर ले ली, सपोज टू बी ये फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। ओके, ये हमने दो लिए हुए हैं। इसकी जो कैपेसिटी है, सपोज टू बी इसकी कैपेसिटी है C1, दैट मीन्स का कैपेसिटेंस है C1, और अगर मैं इसके पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो ये है V1, C2 V2। क्लियर? तो ये है आपके पास कंडीशन जहां पे आपके पास दो कैपेसिटर है या फिर दो कंडेंसर है। एक की कैपेसिटी C1 है, उसका पोटेंशियल V1 है, दूसरे का C2 और V2। अब इस सिचुएशन के अंदर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई भी शेयरिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों को हमने सेपरेट कर रखा है। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है ये है हमारे पास बिफोर शेयरिंग, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब अगर मुझे इसका टोटल चार्ज निकालना हो, इसका और इसका मिला के टोटल चार्ज, इट मीन्स अगर मुझे निकालना है टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल चार्ज को सपोज टू मैं Q लेट करता हूँ, दिस वन इज लाइक Q1 प्लस Q2। अब Q1 Q2 क्या है, Q1 है इसका चार्ज और Q2 है इसका चार्ज। अगर मैं इन दोनों के चार्ज को, इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, C इज इक्वल टू Q बाय V, सो दैट मीन्स CV इज इक्वल टू Q। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करता हूँ, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू Q1। अगर मुझे इसका चार्ज निकालना है तो इसका कैपेसिटेंस कितना है C1 और इसका पोटेंशियल कितना है V1, सो वी कैन राइट हियर C1 V1। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा C2 V2। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सो दिस इज द टोटल चार्ज। ये कब है टोटल चार्ज? बिफोर शेयरिंग। अब बात करते हैं आफ्टर शेयरिंग की। इसके बाद क्या किया हमने, इन दोनों ही कैपेसिटर्स को आपस में इस तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए। अब इस सिचुएशन पे इसका कैपेसिटेंस कितना था C1, इसका कितना था C2, लेकिन अब दोनों का जो पोटेंशियल है वो V हो चुका है। V को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, जो दोनों के लिए यूज हो रहा है, कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि ये एक बॉडी की तरह काम कर रहे हैं। सो दिस V इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। अब अगर मुझे इसका टोटल चार्ज निकालना है तो मैं किस तरीके से इसका टोटल चार्ज निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। सो अगेन Q इज इक्वल टू क्या लिखना है, Q1 प्लस में Q2। अब मैं अगर इसके चार्ज की वैल्यू को निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू CV। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, लेकिन इसका पोटेंशियल कितना है V। सिमिलरली दूसरे वाले का निकालते हैं, दिस इज लाइक C2 और ये क्या हो गया V। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज लाइक Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यहाँ से जो कॉमन आ गया वो क्या आ गया V। ये जो V है अभी आपके पास ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल, जो दोनों के लिए क्या है, सेम है पोटेंशियल जब ये आप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, अब देखिए ये कंडीशन कौन सी थी, बिफोर शेयरिंग, ये क्या है आफ्टर शेयरिंग। आपने ये पढ़ा है चार्ज की वैल्यू जो होती है इट रिमेन कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं कंजर्व। तो इट मींस जितनी वैल्यू बिफोर शेयरिंग की होगी उतना ही टोटल चार्ज होगा वो आफ्टर शेयरिंग भी होगा। तो इट मींस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे डैश से इंडिकेट कर लेता हूँ, दिस इज लाइक चार्ज बिफोर शेयरिंग is equal to charge after sharing। so before sharing की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी दैट इज लाइक C1 V1 प्लस में C2 V2, और अगर आफ्टर की बात करें दिस इज लाइक C1 प्लस C2 और ये आ गया V। अब मुझे अगर V की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो इसे नीचे ले जाएंगे, दिस वन इज लाइक C1 V1 प्लस C2 V2, नीचे आ गया C1 प्लस C2 इज इक्वल टू V। ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, कॉमन पोटेंशियल की, कॉमन पोटेंशियल।
अब थोड़ा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस C2V2 ये क्या है? ये टोटल चार्ज है इन दोनों बॉडीज का। इन दोनों बॉडीज का चार्ज क्या है? टोटल चार्ज। तो इसे हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज। और ये जो C1 प्लस C2 है ये क्या है? कैपेसिटेंस इसका और ये कैपेसिटेंस इसका, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस। सो इट मींस टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉमन पोटेंशियल का। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला किस तरीके से। तो हम इस फॉर्मूले को इसमें यहाँ पे साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज लाइक C1V1 प्लस C2V2 एंड दिस वन इज लाइक C1 प्लस C2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। अब हमने कॉमन पोटेंशियल तो निकाल लिया है, अब हमें जो निकालना है वो निकालना है एनर्जी लॉस। एक्चुअल में आप जानते हैं जब ये दो बॉडी साथ में नहीं थी, एक दूसरे से सेपरेटेड थी, तब इनके पास कुछ एनर्जी रही होगी, लेकिन जब ये दोनों साथ में आई होंगी तब इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। अब क्या होता है जब दो बॉडीज आपस में मिलती हैं तो उस समय कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो अब हमें वो डिटरमाइन करना है कि कितना एनर्जी लॉस हुआ बिफोर शेयरिंग एंड आफ्टर शेयरिंग। तो अब समझते हैं एनर्जी लॉस को। तो देखिए सबसे पहले एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो हमने पीछे इसका फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया हुआ है और उसकी वैल्यू होती थी E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सिमिलरली अब हम यहाँ भी बात करने वाले हैं एनर्जी लॉस के रिगार्डिंग। एनर्जी लॉस हम कब देखेंगे? दो कंडीशंस के अंदर देखेंगे। पहला देखेंगे बिफोर शेयरिंग और फिर देखेंगे आफ्टर शेयरिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग। तो अगर हम इस वैल्यू को निकालते हैं, दिस वन इज लाइक E इज इक्वल टू E1 प्लस में E2। तो आप समझिए कि एनर्जी की वैल्यू, पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना था C1 और पोटेंशियल कितना था V1, तो इसकी जगह पे आ जाएगा दिस इज लाइक हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे की जगह पे हाफ C2V2 स्क्वायर। अब हम इसमें से हाफ को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। दिस वन इज लाइक C1V1 स्क्वायर प्लस में C2V2 स्क्वायर। ओके, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये आ रही है बिफोर शेयरिंग की। अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आफ्टर शेयरिंग। ओके, अब अगर हम आफ्टर शेयरिंग को लेके चलेंगे, दिस इज लाइक E इज इक्वल टू E डैश मान लेते हैं, दिस इज लाइक E1 डैश प्लस में E2 डैश। अब आपको पता है दिस इज लाइक हाफ C1V स्क्वायर। V क्यों? क्योंकि जब हमने शेयर किया था तो उसमें पोटेंशियल जो थी वो आपकी कॉमन थी, दोनों के अंदर सेम पोटेंशियल थी। सो दैट मीन्स नेक्स्ट वाले में भी आ जाएगा C2, बस इस समय आ जाएगा V स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? दिस इज लाइक हाफ C1 प्लस में हाफ, ये देखिए हाफ है यहाँ पे, फिर हमने क्या किया यहाँ पे लिखा C1 प्लस C2। V को यहाँ से बाहर ले लिया तो इसका मतलब हो गया V स्क्वायर। अब V क्या है आपके पास? कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाली थी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हम इस V की जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस वन इज लाइक हाफ C1 प्लस में C2, और V की जगह जब हम इसे पुट करेंगे दिस इज लाइक C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई चीज? अब यहां से एक ये जो होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां बच जाएगा C1 प्लस में C2। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दिस इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आफ्टर शेयरिंग। अब होता क्या है जब उस चीज को हम शेयर करते हैं, पहले ये दोनों सेपरेट थे, लेकिन जब हम इन दोनों को शेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो इट मींस जो आपकी आफ्टर शेयरिंग की एनर्जी होगी वो हमेशा इट शुड बी लेस देन एनर्जी बिफोर शेयरिंग। इसका मतलब इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, कुछ ना कुछ लॉस होगा जब इन्हें शेयर करेंगे एज कंपेयर टू दिस वन। तो इट मीन्स अगर हमें निकालना है एनर्जी लॉस तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे E, दिस इज द एनर्जी बिफोर शेयरिंग माइनस E डैश का मतलब क्या हो गया? आफ्टर शेयरिंग। अब यहाँ पे वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो थी हमारे पास वो थी कुछ इस तरीके से, दिस इज लाइक हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस में हाफ C2। आप क्या चाहें तो इसमें से इस हाफ को कॉमन ले लीजिए जैसा हमने लिखा हुआ था वहाँ पे, दिस इज लाइक C1V1 स्क्वायर प्लस में C2V2 स्क्वायर माइनस दिस इज लाइक हाफ, यहाँ पे हमने लिखा दिस इज लाइक
C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर और नीचे आ गया आपके पास C1 प्लस में C2। दोनों में से आप हाफ को कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं एनर्जी लॉस का। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अगर हम यहाँ से हाफ को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से बच जाएगा, दिस इज लाइक C1V1 स्क्वायर प्लस में C2V2 स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर दीजिए, दिस इज लाइक A प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर हो गया C1V1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे आगे नेगेटिव है तो साइन भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो दिस वन इज लाइक नेगेटिव में C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या आता है, प्लस 2AB। प्लस 2AB का मतलब क्या हो गया, 2AB, A हो गया ये और B हो गया ये। अब क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ भी साइन चेंज हो गया, क्या होगा, नेगेटिव का आ जाएगा। A का मतलब हो गया C1V1 और ये हो गया C2V2। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। और नीचे आपके पास क्या है, कुछ इस तरीके से, दिस इज लाइक C1 प्लस में C2। अब आपको ये एलसीएम लेना है, ये यहाँ जाएगा तो इट मीन से हो जाएगा कुछ हाफ C1 C2, इससे से मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 और C1 कितना हो जाएगा, C1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा V1 स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, तो दिस वन इज लाइक C1 C2 और V1 स्क्वायर। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। पहले इस वाले को आप मल्टीप्लाई करिए C1 से, फिर इस वाले को मल्टीप्लाई करिए C2 से। फिर सिमिलरली हम इस पे जाएंगे, इस पे भी सेम, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ओके, जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, देखिए C2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज लाइक C1V2 स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, सो C2 और C2 कितना हो जाएगा, दिस इज लाइक C2 स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपके पास, दिस वन इज लाइक V2 स्क्वायर। फिर सेम लाइन आपको लिख लेनी है, दिस इज लाइक माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में 2C1V1 C2 V2। आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं यार सिंपली। और नीचे क्या लिख लीजिए, C1 प्लस C2। ओके, अब यहाँ से जो भी कैंसिल आउट हो रहा हो उसे कैंसिल आउट कर लेना। देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर आपका, ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बच गया है, अब हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें यहाँ पे बची हुई हैं, दिस इज लाइक यहाँ पे हमारे पास हाफ, दिस वन इज लाइक C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस में C1 C2 V2 स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारे पास जो बचा हुआ है, दिस इज लाइक माइनस का 2C1, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके C2 V1 V2 और C1 प्लस C2। तो आप देखेंगे सबके पास जो है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, C1 C2 देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आई होप सो क्लियर होगा। तो इनमें से अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, दिस इज लाइक हाफ, हमने यहाँ से C1 C2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा V1 का स्क्वायर पहले वाले पे, दूसरे वाले बच जाएगा V2 का स्क्वायर और माइनस में 2V1 V2 और नीचे क्या बच गया आपके पास, C1 प्लस C2। अब इसको आपको पता ही एक फॉर्मूला बन रहा है A प्लस बी का A माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आप इसे लिख देंगे, यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँ तो ऊपर यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस इज लाइक हाफ, ये हो जाएगा C1 C2, ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, दिस इज लाइक V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपके पास C1 प्लस C2। सो दिस इज द एनर्जी लॉस, ये है आपके पास टोटल एनर्जी लॉस जो हमने यहाँ से निकाल दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है, किस तरीके से फंडामेंटल्स यूज करने हैं। सबसे पहले आपको एनर्जी निकालनी है बिफोर शेयरिंग, फिर निकालनी है आफ्टर शेयरिंग। बिफोर शेयरिंग की जो एनर्जी होगी इट शुड बी ग्रेटर देन आफ्टर शेयरिंग, तो इट मीन्स हम इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा सिंपल मैथमेटिक्स, वही आपका एक्सप्रेशन होने वाला है एनर्जी लॉस का। तो अब हम समझने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। इसका मतलब हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो आप जानते हैं दो हमारे पास इस तरीके से क्या है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और इन्हें हमने इस तरीके से पैरेलल रख दिया, दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बीच में हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्लैब को डाल दिया, एक स्लैब जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। और जब हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर किसी कंडक्टिंग स्लैब को डालते हैं तब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसी को हम इस डेरिवेशन के थ्रू डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। देखिए एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड आपके पास नेगेटिव है। ये जो बीच में हमने डाली है, दिस इज योर कंडक्टिंग स्लैब।
तो इसको हम लिख सकते हैं एक तरीके से दिस इज योर कंडक्टिंग स्लैब। अब आपको पता है कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, और सिमिलरली अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, दिस इज लाइक फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक आपको सेम डायरेक्शन देखने को मिल रही है, और ये क्या है? ई नॉट है। लेकिन क्या किसी कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होती है? तो आंसर आता है नो। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि लाइक जो भी आपका चार्ज होता है वो रिसाइड करता है सरफेस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट। तो इसका मतलब अगर सरफेस पे है तो इनसाइड द कंडक्टर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होने वाला है आपका? 0। कुछ इस तरीके से। अब अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो इस कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस है दिस इज t, और इस प्लेट के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल d। तो आई होप सो आपको बेसिक टर्म पहले क्लियर हो चुके होंगे। अब आते हैं आगे। देखिए नॉर्मली आपने देखा है कि लाइक अगर आप किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है जो हमने पीछे डिराइव करी है, दिस इज लाइक C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एक ही अगर हम बात करें दिस इज द एरिया ऑफ प्लेट, एंड D जो होता है दिस इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। क्लियर? तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। हमने जो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करी है दिस इज लाइक ई नॉट, और टी जो है दिस इज द थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। अब निकालने की कोशिश करते हैं कैपेसिटेंस, लेकिन कैपेसिटेंस निकालने से पहले हम निकालेंगे इसके पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे पोटेंशियल, किस तरीके से पोटेंशियल होगा। तो देखिए, तो हम यहाँ पे निकालते हैं पहले पोटेंशियल। अब ये भी समझिए हम पोटेंशियल को क्यों निकाल रहे हैं। हम पोटेंशियल को इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज हमने फॉर्मूला पढ़ा है C इज इक्वल टू Q बाय V। हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो हमें उसके लिए वहाँ पे पोटेंशियल की जरूरत पड़ने वाली है, इसी वजह से हम पोटेंशियल का यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें पोटेंशियल निकालनी है तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास कंडक्टिंग स्लैब और दूसरा ये बाहर का एरिया। तो इसका मतलब अगर मैं इस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखता हूँ तो मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट रिगार्डिंग द कंडक्टिंग स्लैब और दूसरा हो गया ये अंदर का। तो हमने यहाँ पे लिखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 कौन सा पार्ट है? V1 पार्ट है यार ये वाला, जब मैं कंडक्टिंग स्लैब को यूज नहीं करता हूं। इसका मतलब ये और ये मिला के क्या हो गया? V1 वाला पार्ट, और जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या हो गया? V2 हो गया सपोज टू बी। इसका मतलब इसके पोटेंशियल को मैंने यहाँ क्या ले लिया? V2 ले लिया, और ये वाला जो पोटेंशियल है इसके अंदर का दैट इज लाइक V1। ठीक है, तो अब V की बात करते हैं। तो V का फॉर्मूला क्या होता है? तो V आपने पढ़ा है लाइक E इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है V बाय D। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि हमारी वैल्यू क्या होती है? E इज इक्वल टू V बाई डी। तो अगर V की वैल्यू निकालें तो लिख सकते हैं ED इज इक्वल टू V। ये क्या होता है? रिलेशन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं और यहाँ पे से समझने की कोशिश करते हैं V1 को। V1 कौन सा वाला पोर्शन है हमारा? ये वाला। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड करी है वो कौन सी थी? E नॉट थी। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे लिखा E नॉट। E नॉट जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहाँ तक की? कौन सा पोर्शन है जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो कौन सा पोर्शन है? देखिए ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन का मतलब ये हो गया कि टोटल लेंथ कितनी थी? D में से अगर मैं T को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये बची हुई वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो रही है ये चीज़? इसका मतलब थिकनेस कितनी है? T, टोटल कितना है? D। अगर इस टोटल D में से इस T को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये बची हुई जगह होगी जहां पे हम इस पोटेंशियल को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं D माइनस टी यहाँ पे प्लस नेक्स्ट वाला, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जब मैं कंडक्टिंग स्लैब का लूंगा तो वो है 0। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर वाले के लिए कितनी होगी? 0। थिकनेस कितनी है? T। तो D से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब वैल्यू होगी दिस इज लाइक E नॉट D माइनस टी, क्योंकि ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है पोटेंशियल की। ओके, अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मुझे E नॉट की वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों ने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में जहां हम गॉस का यूज करते थे कि अगर हमारे पास दो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं दीज आर दी टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स जिनके बीच में कुछ ना कुछ थिकनेस है, सो देयर इज सम थिकनेस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो उस समय उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप वैल्यू निकालते थे E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी वैल्यू आती थी वहां पे। तो हम क्या करेंगे? सेम चीज V की जगह E की जगह पे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज लाइक D माइनस टी। अब ये जो आपको सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा किसके इक्वल होता था?
बिकॉज ये एक सरफेस हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो इसे बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था दिस इज लाइक Q बाय A, चार्ज अपॉन में एरिया, इसे हम बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज लाइक Q बाय A, नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट, दिस इज लाइक D माइनस T। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है यहाँ तक पोटेंशियल की। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अगर हमने एक बार पोटेंशियल निकाल दिया तो कैपेसिटेंस निकालने में क्या प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालते हैं जब इसका, तो फॉर्मूला हो जाएगा C डैश ले लेते हैं इसे, C डैश इज इक्वल टू Q हमने कंसिडर कर लिया सपोज टू बी दिस इज द चार्ज टोटल, और नीचे हमने लिखा है V। ओके, अब V की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो इसे यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज लाइक Q, V की जगह पे हमने वैल्यू पुट करी, दिस इज लाइक Q, और ये ऊपर आ गया A एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ गया आपके पास नीचे आ गया है D माइनस T। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो क्या किया हमने यहाँ पे, सिंपली हमने इस V की जगह पे इस V की वैल्यू पुट करी, दिस इज लाइक Q D माइनस T, A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया ऊपर, अब इससे हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, दिस इज लाइक C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब हम इन दोनों में से ना D को कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ से D को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ D की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि यहाँ D नहीं था तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा D, दिस इज लाइक T बाय D। अब ध्यान दीजिए A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये किसकी वैल्यू है, C की। ये C क्या है, जब कंडक्टिंग प्लेट नहीं डालते हैं तब क्या कैपेसिटेंस होता है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मीन्स इसकी जगह पे जो हमने यहाँ लिखा हुआ है A एप्सिलॉन नॉट D, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो दिस इज लाइक C, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 1 माइनस T बाय D। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है किसकी, नेट कैपेसिटेंस की। तो ये होता है आपके पास नेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एन कंडक्टिंग स्लैब इंसर्टेड ऑन। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से है, क्या है आपकी ये डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, और इसी की तरीके से हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन होने वाली है जब हम इस कंडक्टिंग प्लेट की जगह डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो अभी हमने लिया उसमें हमने एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट किया था एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, अब हमने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया है उसके अंदर, एंड दिस वन इज योर डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, चार्ज होते हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं। जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये एक डाइलेक्ट्रिक है, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने लिया था E0, तो इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। अब जैसे ही इसके अंदर चार्ज इंड्यूस होंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इट मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसे हम बोलते हैं पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्शन जो है ये है पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आप समझिए कि इस पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, और पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इसकी अपवर्ड है तो इसकी डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। तो इस सिचुएशन पे अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो डाइलेक्ट्रिक का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पीछे भी निकाला हुआ है वो वैल्यू क्या होती थी, E0 का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल, माइनस EP का मतलब क्या हो गया, पोलराइज, जो उसे अपोज कर रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। यहां तक पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ये आपको तभी समझ में ज्यादा बेटर वे में आएगा अगर आपने पीछे के लेक्चर्स कवर किए होंगे जहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक को समझा है, और ये समझाइए किस तरीके से फॉर्मूला आता है। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं E इज इक्वल टू E0 माइनस EP जो लिखा हुआ है वो क्या समझा रहा है आपको कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डाइलेक्ट्रिक के पास। देखिए अब कंसिडरेशन पे आते हैं, तो जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही सेम कंसिडरेशन है। पहला, अगर यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट नहीं करते तब इसका कैपेसिटेंस कितना होता, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। अब हमने इसके अंदर इस डाइलेक्ट्रिक को डाला जिसकी थिकनेस T है, क्लियर, इसकी थिकनेस कितनी है, T है। अब इस सिचुएशन पे इस डाइलेक्ट्रिक पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दिस इज E इज इक्वल टू E0 माइनस EP, E0 माइनस EP। E0 क्या हो गया, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड EP क्या हो गया, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक में जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो ये आया।
सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, ई नॉट माइनस ई पी। सो दिस इज द इफेक्टिव फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ओके, यहां तक हम इसको कर चुके हैं। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, जैसे हमने पीछे किया था। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल को निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल चाहिए होता है। और पोटेंशियल को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू वी बाई टी, और V किसके इक्वल हो जाएगा, ई डी के। क्लियर? तो हम पोटेंशियल निकाल दें। तो पोटेंशियल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2। तो जैसे हमने पीछे कंसिडर किया है, V1 क्या होगा, जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है वो वाला स्पेस हो गया V1, और जहां डाइलेक्ट्रिक है उसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है V2। तो सबसे पहले बात करते हैं V1 की। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ED। ED का E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर कौन सी है, एक्सटर्नल वाली E नॉट। तो हमने यहाँ लिखा E नॉट। अब ये किस जगह पे है, तो सिंपल है यार, टोटल डिस्टेंस कितना था D में से T को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो दिस इज लाइक D माइनस T। इसी जगह पे जो है वो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर बात करते हैं V2 की। V2 क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। इफेक्टिव फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कितनी है, E। तो हमने यहाँ पे लिख दिया E, और साथ में इस डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो कितनी है, T। तो हमने यहाँ लिख दिया T। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। डाइलेक्ट्रिक डाला है तो उसका अपना एक कांस्टेंट होगा जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हमने एक पीछे फॉर्मूला लिखा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है बेसिकली ई नॉट। ई नॉट का मतलब हो गया एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जो कितनी है, ई। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दिस इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ई नॉट के नीचे यहाँ पे के को ले आऊँ और ई को इस तरफ ले जाऊँ, ये ई क्या है आपके पास, ई है आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक। तो इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट, दिस इज लाइक डी माइनस टी प्लस में ई। ई की जगह पे क्या पुट किया जा सकता है, ई नॉट बाय के, ई नॉट बाय के, और यहाँ आ गया टी। अब देखिए दोनों में ई नॉट जो है वो सेम कॉमन है, तो हम यहाँ से ई नॉट को बाहर ले लेंगे। दिस इज लाइक डी माइनस टी प्लस में यहाँ बच गया टी बाय के। इसमें आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ई नॉट की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी थी, क्योंकि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसे वही जो हमने पीछे गॉस में पढ़ा था कि आपके पास दो इनफाइनाइट शीट्स हैं और उसके बीच में कुछ थिकनेस है, लाइक यहाँ पे थिकनेस कितनी है, डी। तो उस सिचुएशन पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस में टी बाय के। अब सिग्मा जो होता है इसे बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज इक्वल टू क्यू बाय ए। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस इज लाइक क्यू बाय ए, और नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारे पास आ गया दिस इज लाइक डी माइनस टी प्लस में टी बाय के। अब आपको आपका फॉर्मूला पता है कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले को ऑर्गेनाइज करना है। आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज लाइक सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, क्यू बाय वी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्यू और नीचे आ गया वी। क्यू की जगह पे क्यू और वी की जगह पे आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, दिस इज लाइक क्यू डी माइनस टी प्लस टी बाय के, और ये जो a बाय एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज लाइक a बाय एप्सिलॉन नॉट। q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज लाइक a एप्सिलॉन नॉट, दिस वन इज लाइक d माइनस टी प्लस में t बाय k। आई होप सो आपको क्लियर होगी ये चीज़। अगर आप चाहे तो यहाँ से d को कॉमन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से d को कॉमन ले लेते हैं, दिस वन इज लाइक a एप्सिलॉन नॉट, आपने d को क्या किया, कॉमन ले लिया। जैसे आप d को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, दिस इज लाइक वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस में t बाय डी एंड प्लस में t बाय डी के, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो टर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला टर्म, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है एप्सिलॉन नॉट a बाय डी को। तो हमारा जो यहाँ पे कैपेसिटेंस है, दिस इज लाइक c डैश इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज लाइक, दिस वन इज लाइक c, और नीचे आपके पास क्या आ गई वैल्यू, दिस इज लाइक 1 माइनस टी बाय डी प्लस में टी डी के। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यही इसका जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस। आप इसको चाहे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टी बाय डी को भी कॉमन लेने की कोशिश करिए, इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो देखिए अब समझते हैं हम दो क्वेश्चंस को जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइलेक्ट्रिक के रिगार्डिंग। देखिए जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं,
When a dielectric slab is introduced in between the plates of a charged capacitor with a battery connected across the plate. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास समझ लीजिए प्लेट है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे हमने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो देखिए जब हम डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा उसके कैपेसिटेंस पे, उसके पोटेंशियल पे, उसके चार्ज पे और उसकी एनर्जी पे। मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू K। देखिए सबसे पहली चीज आपको पता है कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं किसके अंदर, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम इंक्रीज हो जाता है। कितने टाइम इंक्रीज हो जाता है? K टाइम इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स अगर इसका पहले कैपेसिटेंस C था तो अब इसका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? KC हो जाएगा। इसका नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? KC हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि नया कैपेसिटेंस और उसके पास जो पहले कैपेसिटेंस था इसका जो रेशियो होता है इट इज इक्वल टू C। तो आप इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो K टाइम जो होगा वो आपका कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज K टाइम कैपेसिटेंस इंक्रीज हो चुका है, K टाइम्स इंक्रीज। सेकेंड पोटेंशियल। अब देखिए अगर इसे कनेक्ट कर रखा है बैटरी के साथ और बैटरी में वोल्टेज आ रही है V, तो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल मिलने वाला है वो क्या रहने वाला है? V रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ये तो बैटरी से कनेक्ट है। तो इट मीन्स इसका जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा, पोटेंशियल जो होगा रिमेन सेम V। नेक्स्ट चार्ज के रिगार्डिंग बात करते हैं कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी उस सिचुएशन पे अगर ये बैटरी से कनेक्ट हो रखा है यहाँ पे और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है। तो हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। हम यहाँ से देख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। तो अगर मैं C की बात करूँ तो हमने सबसे पहले देखा वो K टाइम इंक्रीज हो चुका है। क्लियर हो रही है चीज़? ये K टाइम इंक्रीज हो चुका है। और V की अगर हम बात करें इट रिमेन सेम। तो अब हम समझ सकते हैं कि लाइक CV जो है Q इज इक्वल टू CV, ये कौन सा था आपके पास? पहले जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, जब आपने डाइलेक्ट्रिक को डाला तो आपने यहाँ लिखा C डैश V डैश। ठीक है, तो इट मीन्स C डैश जो नया वाला C डैश था वो क्या था? KC। और V डैश जो आपका पुराना वाला पोटेंशियल था वो किसके इक्वल आया है? नए वाले पोटेंशियल के। तो हमने उधर लिख दिया V। CV किसकी वैल्यू है? Q की। तो हम लिख सकते हैं KQ। तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज भी आपका इंक्रीज कर रहा है कितने टाइम? K टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो चार्ज की वैल्यू भी K टाइम इंक्रीज करी। फिर बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब अगर हम नई एनर्जी निकालते हैं जब हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर डालेंगे, दिस इज लाइक E डैश इज इक्वल टू हाफ। C की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? KC जो नया वाला आपका C होने वाला है वो कितना होने वाला है? KC। और V की अगर हम बात कर रहे हैं उसकी जगह पे लिखना पड़ेगा सिर्फ V स्क्वायर, क्योंकि वो तो सेम है दोनों में। तो इसमें आप देख रहे हैं कि K आ रहा है और हाफ CV स्क्वायर पुरानी वाली वैल्यू है। तो इट मीन्स एनर्जी की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी K टाइम जो है आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इस केस के अंदर आपकी जो एनर्जी है वो K टाइम इंक्रीज हो रही है, चार्ज की वैल्यू जो है वो भी K टाइम इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट और कैपेसिटेंस भी K टाइम इंक्रीज हो रहा है। सो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, when a battery across the plate of a charged condenser is off and a dielectric slab is introduced between its plate। इसका मतलब इस सिचुएशन में आपको क्या दिया है कि आपने एक कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसे बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और वो पूरी तरीके से चार्ज हो गया। उसके बाद आपने उस बैटरी को वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला है। तब क्या फर्क पड़ेगा उसके कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, पोटेंशियल और एनर्जी पे? ये आपका एज अ होमवर्क है जो आपको खुद सॉल्व करके बताना है कि कौन सी चीज़ K टाइम बढ़ेगी, कौन सी चीज़ K टाइम डिक्रीज होगी या फिर वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो आप अपने खुद के कॉन्सेप्ट लगाइए और सोचिए इस कंडीशन के बारे में कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है और उसके बाद हमने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया है, फिर उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है। तो इन सब कंडीशंस पे क्या फर्क पड़ सकता है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे।